अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम सवाल पढ़ने वाले हैं कौमी आमदनी और उसके तसव्वुरात। ठीक है बच्चे। अच्छा, आज के हमारा जो सवाल है उसे हम करेंगे, तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कौमी आमदनी की। और इसकी डेफिनेशन ये है कि अशिया और ख़िदमत की वो मिकदार जो एक साल के अरसे में मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी या हकीकी कौमी आमदनी को हम कौमी आमदनी भी कहते हैं। ठीक है। और एक साल की ज़री मालियत हो और मुल्क की ज़राए को इस्तेमाल करके पैदा की जाए। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब नेक्स्ट हम इसके ऊपर आते हैं कि इसके तसव्वुरात कौन से हैं। तो इसके हमारे पास पहला तसव्वुर है जी, खाम मुल्क की पैदावार। ठीक है। दूसरे नंबर पे है हमारे पास खाम कौमी पैदावार। तीसरे नंबर पे है हमारे पास खालिस कौमी पैदावार। चौथे नंबर पे है हमारे पास कौमी पैदावार। पैदावार भी कह सकते हैं, आमदनी भी कह सकते हैं। पांचवें नंबर पे है हमारे पास शख्सी आमदनी। छठे नंबर पे है हमारे पास काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। सातवें नंबर पे है हमारे पास फीकस आमदनी। लगता है ये आपसे ज़्यादा दूर है, तो चलो इसे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये आपको नज़र अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये 7 कॉन्सेप्ट हैं, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम भी कहते हैं। ठीक है। और खाम मुल्क की पैदावार को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। खाम कौमी पैदावार को हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। खालिस कौमी पैदावार को नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। कौमी पैदावार को नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है। शख्सी आमदनी को हम पर्सनल इनकम कहते हैं। काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी को डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहा जाता है। फीकस आमदनी को पर कैपिटा इनकम कहते हैं। तो ये हमारे पास टोटल कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम पहला कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास खाम मुल्क की पैदावार, जिसे हम कहते हैं जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, सबसे पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप सुन लें। अशिया और ख़िदमत की वो मिकदार जो एक साल के अरसे में मुल्क की ज़राए को इस्तेमाल करके पैदा की जाती है। सिर्फ मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी ही इसमें शामिल होगी, बैरून मुल्क से हासिल होने वाली आमदनियाँ इसमें शामिल नहीं होगी। इसमें मुल्क की ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी मतलब मुख्तलिफ़ ज़राए से जितनी भी हमारे पास आमदनियाँ हासिल होती हैं उसको हम खाम मुल्क की पैदावार कहते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट फार्मूले पे चले जाएं, अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, फार्मूले पे चले जाएं तो हमारे पास आसान तरीके से ये समझ आ जाएगा जी। तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम फार्मूला लिख देते हैं जीडीपी इज़ इक्वल टू, हमारे पास सबसे पहले आएगा जी कंजप्शन सी प्लस
इन्वेस्टमेंट आई प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के अखराजात। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो अगर इसे आसान तरीके से हम देखें तो हम कहेंगे कि जी खाम मुल्क की पैदावार, इसमें हम शामिल करेंगे सर्फ प्लस सरमायाकारी प्लस हुकूमती अखराजात। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमारे पास खाम मुल्क की पैदावार बन जाएगी। जबकि डेफिनेशन आपको पहले बता दी है कि अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो एक साल के अरसे में मुल्क की ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी होती हैं, और ये ज़री मालियत होती है, मार्केट वैल्यू इसको कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी, दूसरे नंबर पे है हमारे पास खाम कौमी पैदावार। खाम कौमी पैदावार को हम कहते हैं GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसे हम समझते हैं, सबसे पहले तो आपने ऊपर वाली जितनी भी डेफिनेशन देखी अब इसमें देखिएगा, अशिया और खिदमत की वो मिकदार जो एक साल के अरसे में मुल्क की ज़राए को इस्तेमाल करके पैदा की जाती हैं। मुल्क के ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी के साथ साथ बैरून मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी भी इसमें शामिल होगी। तो आप देखें कैसे शामिल होती हैं। तो सबसे पहले तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ क्योंकि डेफिनेशन आपको बता दी है। तो मैं इधर लिख देता हूँ GNP इज़ इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस हमारे पास एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि बैरून मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी इसमें शामिल है। या इसे हम कहते हैं, हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि बैरून मुल्क में रहने वाले अफराद जो अपनी तनख्वाहें भेजते हैं, अगर वो लफ्ज़ भी लिख दें तब भी ठीक रहेगा। अगर दरमदाद और बरमदाद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें तब भी ठीक रहेगा। चलें अब उर्दू में देख लेते हैं। हम कहते हैं कि जी हमारे पास खाम कौमी पैदावार इज़ इक्वल टू सर्फ खर्च प्लस सरमायाकारी प्लस हुकूमती अखराजात। ठीक है, प्लस हमारे पास है दरामदात माइनस बरामदात। ये चीज़ें इसमें शामिल होंगी। या अगर इसे और भी आसान आप करना चाहें तो मैं इधर लिख देता हूँ खाम कौमी पैदावार इज़ इक्वल टू खाम मुल्क की पैदावार प्लस मैं इधर लिखता हूँ दरामदात प्लस माइनस बरामदात। तो ये वाला भी लिख सकते हैं, इसे इंग्लिश में भी लिख देता हूँ GNP इज़ इक्वल टू GNP इज़ इक्वल टू मेरे पास होगा जी GDP प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास है खालिस कौमी पैदावार। तो खालिस कौमी पैदावार पे चलते हैं हम कि खालिस कौमी पैदावार क्या होगी हमारे पास। तो खालिस कौमी पैदावार के लिए हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है जी। तो हम खालिस कौमी पैदावार, ठीक है, या इसे मजमूई पैदावार भी कहते हैं। पैदावार भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसी से रिलेट ही हो तो हम इसे कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब जो डेफिनेशन पहले से चल रही थी ना उसी में ऐड करते जाएंगे। तो हम इधर लिखेंगे अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो एक साल के अरसे में मुल्क के ज़राए से इस्तेमाल होने वाली
मुल्की ज़रा को इस्तेमाल करके जो अशिया और खिदमत पैदा की जाती है। इसके अलावा बैरून मुल्क से हासिल होने वाली आमदनी भी इसमें शामिल है। अगर इनमें से फरसूदगी के अखराजात में ना करते हैं तो बाकी बच जाने वाली आमदनी हमारे पास खालिस कौमी पैदावार बनेगी। या और आसान कर देते हैं, हम कहते हैं अगर खाम कौमी पैदावार में से अगर खाम कौमी पैदावार में से फरसूदगी के अखराजात में ना कर दें तो बाकी बच जाने वाली आमदनी खालिस कौमी पैदावार कहलाएगी। तो डेफिनेशन अभी बता दी है, अभी मैं इसका फार्मूला लिखने वाला हूँ। NNP इज़ इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। ठीक है, उर्दू में लिख देते हैं खालिस कौमी पैदावार इज इक्वल टू खाम कौमी पैदावार माइनस फरसूदगी के अखराजात। तो डेफिनेशन तो पहले ही मैंने आपको बता दिया कि अगर खाम कौमी पैदावार में से फरसूदगी के अखराजात में ना करते हैं तो बाकी बच जाने वाली आमदनी खालिस कौमी पैदावार कहलाएगी। और फरसूदगी का अखराजात क्या होते हैं? फ़र्ज़ करें कि 1 साल के आपने 10 लाख की कोई चीज़ ख़रीदी है। 10 लाख की चीज़ ख़रीदने के बाद आपने देखा कि हर साल उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, तो उस कम वैल्यू या कम कदर या कम कीमत को हम फरसूदगी के अखराजात कहते हैं। अशिया की जिद्दत और मुरम्मत और टूट फूट और मुरम्मत के लिए जो अखराजात किए जाते हैं उसे हम फरसूदगी के अखराजात कहते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास कौमी आमदनी। चौथे नंबर पे है हमारे पास कौमी आमदनी। ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन तो ये है कि मुख्तलिफ अमलीन के आमदनियों से जो हमें आमदनी हासिल होती है या मुख्तलिफ आमदनियों का जो मुआवजा है हमारे पास, वो कौमी आमदनी कहलाता है। अब मुख्तलिफ आमदनी ये है कि हमारे पास अगर ज़मीन है तो उसकी लगान मिलेगी हमें। ठीक है, अगर मेहनत है तो उसका मज़दूर है तो उसकी मेहनत या उजरत मिलेगी। तंजीम है हमारे पास, ठीक है, तो उसका मुनाफा मिलेगा। ठीक है, और अगर सरमाया है हमारे पास तो उसका हमारे पास सूद मिलेगा। तो ये इन तमाम मजमुआ हमारे पास कौमी आमदनी कहलाता है। या इसे और हम आसान ये कर लेते हैं कि अगर हम ये कहें कि नेशनल इनकम उसको कहते हैं जिसमें अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट में से बराह रास्त टैक्स मिनाह कर दें। ठीक है, या हम कहते हैं बिल वास्ता टैक्स, बिला वास्ता टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स को अगर मिनाह कर दें और जमा कर दें सब्सिडीज़ को जमा कर दें तो इसको हम कौमी आमदनी कहेंगे। तो हम इसे और भी आसान कर देते हैं, उर्दू में लिखते हैं कौमी आमदनी। ठीक है, और कौमी आमदनी इज़ इक्वल टू हमारे पास हो गया जी खालिस कौमी पैदावार माइनस, हमारे पास माइनस होगा बिल वास्ता टैक्स। अच्छा, अब देखते हैं कि बिल वास्ता टैक्स अगर मिनाह कर दें और जमा कर दें आने कहते हैं सब्सिडीज़ को, रियायत को। ठीक है, तो अगर ये जमा कर दें तो बनने वाली हमारी आमदनी नेशनल इनकम या कौमी आमदनी कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पाँचवें नंबर पे हमारे पास है जी शख्सी आमदनी। ठीक है, इसे हम पर्सनल इनकम भी कहते हैं। तो अब इसे देखते हैं कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं।
याद रखिएगा, एक शख्स की एक साल की कमाई हुई आमदनी या मुख्तलिफ सरमायादार मुश्तरका सरमाए की कंपनियों की एक साल की कमाई हुई आमदनी को हम शख्सी आमदनी या कॉरपोरेट इनकम भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें या इसका क्या फार्मूला है, डेफिनेशन आपको पहले ही बता दी है कि एक शख्स की एक साल की कमाई हुई आमदनी या मुख्तलिफ कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनियां जो एक साल के अरसे में जो आमदनी हासिल करती हैं या मुश्तरका सरमाए की कंपनियां जो एक साल के अरसे में आमदनी हासिल करती हैं, तो उसे हम शख्सी या कॉरपोरेट इनकम या मुश्तरका सरमाए की कंपनियों की आमदनी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है जी। हमारे पास तो हम देखते हैं पर्सनल इनकम इज इक्वल टू हमारे पास, अब ये है नेशनल इनकम, जो इससे पहले वाला जो हमारे पास था ना चौथे नंबर पे नेशनल इनकम। अब उसी में देखते हैं कि क्या ऐड कर सकते हैं, क्या माइनस कर सकते हैं, तो तब जाके हमारी शख्सी आमदनी निकलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे मुश्तरका सरमाए की कंपनियों का वो आमदनी जो तकसीम नहीं होती, गैर तकसीम शुदा आमदनी। तो मैं इधर लिखता हूँ जी, गैर तकसीम शुदा आमदनी, ये मुश्तरका सरमाए की कंपनियों की गैर तकसीम शुदा आमदनी है। ठीक है, ये हम इसमें से माइनस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने माइनस करना है समाजी कटौतियाँ। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें हमने ऐड करना है इंतकाली अदायगियाँ। तब ये हमारे पास शख्सी आमदनी कहलाएगी या शख्सी आमदनी बन जाएगी। तो गैर तकसीम शुदा मुनाफा ऐसा मुनाफा होता है जो मुश्तरका सरमाए की कंपनियाँ कमाती हैं एक साल के अरसे के अंदर, लेकिन वो हिस्सेदारों में तकसीम करने के बजाय दोबारा कारोबार में लगा दिए जाते हैं। समाजी कटौतियाँ हैं ऐसे ही होती हैं जो हम मुआशरे में मुख्तलिफ फलाई कामों के लिए हमारे आमदनियों से जो डिडक्ट होती हैं। ठीक है, और इंतकाली अदायगियाँ जो बग़ैर काम के हमें पैसे मिले, तो ये हमारे पास पर्सनल इनकम या शख्सी आमदनी कहलाता है जी। नेक्स्ट छठे नंबर पे हमारे पास है जी काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी, तसर्रुफ शख्सी आमदनी है जी। तो काबिल तशर्रुफ शख्सी आमदनी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है, तो अब डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम ऐसी आमदनी होती है अगर शख्सी आमदनी में से बराह रास्त टैक्स मिना करते हैं तो बाकी बच जाने वाली आमदनी काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी कहलाएगी। तो अगर हम इसका फार्मूला देखें तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज़ इक्वल टू, और हमने पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स अगर मैनेज कर दें तो हमारे पास जो बच जाने वाली आमदनी होगी वो काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी होगी। देखना, एक साल के अरसे में एक शख्स की कमाई हुई आमदनी में से अगर बराह रास्त टैक्स मिना कर दें तो बाकी बच जाने वाली आमदनी काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी कहलाएगी। तो ये हमारे पास इसका डेफिनेशन होगी। तो मैं इधर लिख देता हूँ जी, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी। तो काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी में से अगर हम शख्सी आमदनी में से माइनस कर दें बराह रास्त टैक्स, अगर माइनस कर दें तो हमारे पास बन जाने वाली आमदनी काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी कहलाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास नेक्स्ट है सातवें नंबर पे। सातवें नंबर पे हमारे पास है जी फ़ीकस आमदनी। तो फ़ीकस आमदनी हर किसी को पता है। फ़ीकस आमदनी हमारे पास है जी, हम इसे कहते हैं फ़ीकस आमदनी पर कैपिटा इनकम। तो हम देखते हैं अगर आमदनी को आबादी पे तकसीम कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास फ़ीकस आमदनी कहलाएगी।
हम इसे कहते हैं जी नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास पर कैपिटा इनकम कहलाएगी। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।